हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस चैप्टर का नाम है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, उसको कैसे मेजर किया जाता है, क्या तरीका होता है और कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है हर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो वाले वीडियो में हमने सारी डिटेल्स देखी थी। अब इस वीडियो में बच्चों हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड लेवल के लिए, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये सीरीज है क्या, पहले तो इस बात को समझो। अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में मेटल की रिएक्टिविटीज पढ़ी थी। आपने कहा था कि कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स में आपने देखा था कि उनके सॉल्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं वो लोग। मतलब कोई एक मेटल आता है जो दूसरे मेटालिक सॉल्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। और याद होगा, अगर उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यह बताया जाता था कि जो रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल से को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा और ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। लेकिन आपने वहां पर पूछा भी होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो 10th क्लास में आपको टीचर ने एक रिएक्टिविटी सीरीज दे दी होगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स लिखे होंगे, ऊपर से नीचे आपको मेटल्स लिख दिए होंगे और कहा होगा कि जो मेटल ऊपर की तरफ है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नीचे की तरफ जो मेटल्स है उनके मुकाबले। मतलब ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले कम रिएक्टिव है। लेकिन आपने एक चीज नहीं पूछी, वहां आपने टीचर से यह नहीं पूछा कि टीचर ये रिएक्टिविटी सीरीज आई कहां से। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आप हमें दे रहे हो, मेटल की रिएक्टिविटी से पता चल रही है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन डिस्प्लेस होगा यह पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन यह तो बताओ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आई कहां से। आपने 10th क्लास में वो सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपको 12th क्लास में उस बात का जवाब दे देता हूं। और जवाब यह है कि वो सीरीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। और मैं आपको बताऊंगा कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी। मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी है वो कैसे बनी है, वो आपको 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बताएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, और ये मेटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। हालांकि क्या ऑर्डर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन डिटेल, और कैसे वो ऑर्डर बना उसकी भी बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रोड्स in the decreasing order of their standard reduction potentials. In their decreasing order of standard reduction potentials. और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं। कोई एक ऑर्डर फॉलो कर लो। अगर उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पर आप उनको अरेंज करो, तो डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, इन दी इंक्रीजिंग भी लिख देता हूं मैं यहां पर। सो इधर इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, either in the increasing or decreasing order of their standard reduction potentials. कौन सा पोटेंशियल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर आप मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो जो सीरीज उन मेटल्स की मिलेगी उस सीरीज को नाम दे दोगे आप कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब क्या होगा कि आपके पास सारे मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगे, मतलब सारे मेटल्स होंगे आपके पास। उन मेटल के इलेक्ट्रोड्स बना लेना, मतलब उनके एक इलेक्ट्रोड्स बना लेना, रॉड्स बना लेना, और उन सबको आप शी से कनेक्ट करके देखना। शी जानते हो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब आप उस मेटल के इलेक्ट्रोड को शी से कनेक्ट करके दोगे तो वोल्ट मीटर पे एक रीडिंग आएगी
जो कायदे में देखा जाए तो दोनों का, शी का और उस मेटल इलेक्ट्रोड के बीच का सेल्फ पोटेंशियल बताएगी, लेकिन हमें पता है कि शी का पोटेंशियल तो क्या है, 0 है। मतलब वो सिर्फ एक ही पोटेंशियल बता रही है, वो है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और उस इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल वो बताएगी वोल्टमीटर जो वो इलेक्ट्रोड नेचुरली कर रहा है। नेचुरली मतलब अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएगी, तो फिर उसका क्या बताएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो फिर वो उसका बताएगी रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन वो जो भी वैल्यू बताएगी वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। अगर कोई भी मेटल नेचुरली ऑक्सीडाइज कर रहा है शी के साथ कनेक्ट होने पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होने पर, तो वो उसका वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो हम मान लेंगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और अगर कोई मेटल ऐसा है जो शी के साथ कनेक्ट होने पर अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो फिर वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो मान लेंगे हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो वोल्ट मीटर वो रीडिंग देगा जो वो इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड बहुत नेचुरली कर रहा होगा। ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूस कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे, यानी कि जब हम मेटल को अरेंज करेंगे, तो हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के दम पे अरेंज करना है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए। मेटल का निकलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन वहां पर जो आपको वैल्यू लिखनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की लिखनी है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाद उस पर माइनस लगा देना, नेगेटिव लगा देना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहते हैं, सिर्फ उनकी जो साइंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव साइन उसमें आ जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल रहा है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू कैन राइट E naught reduction potential will be equal to minus of E naught oxidation potential। तो यह फॉर्मूला आपकी मदद करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। और कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी वैल्यूज जो मेटल की रखी गई हैं वो उनकी रिडक्शन वैल्यूज रखी गई। ठीक है, तो वो उनकी कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन वैल्यूज है। अब आप रिडक्शन वैल्यूज को ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो। मेटल्स को अरेंज कर लो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट रिडक्शन वैल्यू। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे करूंगा तो मैं इंक्रीजिंग ही बोलता हूं, तो मैं ई नॉट रिडक्शन के बढ़ते वैल्यूज के आधार पर सारे मेटल्स को एक पर्टिकुलर वर्टिकल ज्योमेट्री में, वर्टिकल लाइन में अरेंज कर दूंगा। इस लाइन जो वर्टिकल बन रही है, सारे मेटल्स जिसमें एक के नीचे एक रखे गए, उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो सीरीज कहलाई जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय IUPAC कन्वेंशन E नॉट रिफर्स टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम ये E नॉट की वैल्यूज लिखेंगे। सो E नॉट वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल के दम पे लिखना है। IUPAC ने ऐसा बोला है, हम लोग अपनी मर्जी से रिडक्शन नहीं लिख रहे। मैं तो चाहता था ऑक्सीडेशन में लिखूं, लेकिन IUPAC कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखनी है तो आप उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के आधार पे लिखोगे। सो E नॉट विल बी इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में मैं इन मेटल्स को लिखूंगा। मतलब जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे ऊपर होगा, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दिखाता हूं मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह है बच्चों वो सीरीज जिसका मैंने जिक्र किया था, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप देखोगे कि इसमें रिएक्शन करके भी बताया, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस करवानी पड़ेगी रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, और रिडक्शन प्रोसेस में सब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो आपको सारे मेटल्स दिख रहे होंगे, मेटल के आयंस दिख रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे। मुद्दा यहां रिएक्शन का नहीं है, मुद्दा यहां रिएक्शन का बिल्कुल नहीं है, बस मेटल्स का है और मेटल के साथ जुड़ी हुई E नॉट वैल्यूज का है, जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले मैं इस सीरीज को लिख देता हूं, मैं भी साइड में लिख देता हूं, और सिर्फ मेटल्स को लिखता हूं। तो जैसे लिथियम है, यहां पर लिखूंगा मेटल्स, और यहां लिखूंगा E नॉट रिडक्शन वैल्यूज।
ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे वो वैल्यूज को हमने मेजर किया होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखते चलो, सबसे पहले होगा लिथियम। लिथियम का वोल्टेज -3.03, ठीक है। देन पोटेशियम वोल्टेज -2.92, देन कैल्शियम वोल्टेज -2.87, देन सोडियम Na वोल्टेज -2.71, देन मैग्नीशियम वोल्टेज -2.37, देन एल्यूमिनियम वोल्टेज -1.66। वैल्यूज को याद नहीं रखना, बस मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं। जिंक -0.76, आयरन -0.44, लेड पीबी, लेड कितना हो गया लेड का? -0.13। देन कम्स दी हाइड्रोजन। हालांकि मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, लेकिन क्यों रखा है? क्योंकि ये शी बनाने में काम आता है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका वोल्टेज 0.00 वोल्ट होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद कौन है? कॉपर है, Cu। कॉपर का कितना वोल्टेज है? +0.34, तो दिस इज +0.34। देन सिल्वर है, सिल्वर इज Ag, कितना वोल्टेज है? +0.80, 0.80। और गोल्ड का यहीं बता देता हूं, जगह नहीं है तो गोल्ड का +1.50। ये सब क्या है इनके? ऑल ऑफ दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, और मेटल्स ये हैं आपके। अब आप इसमें एक बात गौर करो, जो आपको गौर करनी चाहिए कि पहली बात तो यह कि ये सभी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन वैल्यू में लिखी हैं, क्योंकि आप देखोगे ये -3.03 था और जो लास्ट वाला है वो +0.80 है। तो आप देखोगे, ऐसे जाओगे नीचे तो आप देख रहे हो कि आपने सारी रिडक्शन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। सो ऑल ऑफ देम आर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन वैल्यूज। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन वैल्यूज। तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रिडक्शन वैल्यूज। मतलब जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे ऊपर लिखा गया है, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे लिखा गया है। इस केस में गोल्ड सबसे नीचे है, क्योंकि गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब मुद्दा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स तो लिख लिए, लेकिन क्या याद रखना है? पहले चीज तो क्या इनकी वैल्यूज याद रखनी है? बिल्कुल नहीं। क्या इनका ये ऑर्डर याद रखना है? बिल्कुल हां, बिल्कुल हां। आपको ये मेटल का ऑर्डर तो याद रखना पड़ेगा। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इनकेस अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ चीजें आप निकाल सकते हो, कुछ चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो। क्या चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो? पहली चीज सोचो कि जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम है, यानी कि -3.03 वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मेटल बहुत अच्छे से रिड्यूस कर रहा है? अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो क्या वो मेटल बहुत अच्छे से रिड्यूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर कोई मेटल अच्छे से खुद को रिड्यूस करता तो फिर उसकी रिडक्शन होने की क्षमता तो ज्यादा होती, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है मतलब वो मेटल खुद को बहुत अच्छे से रिड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब वो खुद को अच्छे से कतई रिड्यूस नहीं कर रहा। और क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेचुरली तो रिड्यूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वोल्ट मीटर ने जो वैल्यू दी होगी वो पॉजिटिव दी होगी, और अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव लिखोगे तो फिर ये रिडक्शन वैल्यू नहीं होगी, फिर ये ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी। मतलब लिथियम नेचुरली तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। यह बात कंफर्म हो गई। वो तो आपको लिखनी है यहां पर E0 रिडक्शन वैल्यूज, तो E0 रिडक्शन वैल्यूज को लिखने की वजह से, इस वैल्यू की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है? उस वैल्यू को नेगेटिव बनाकर लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको E0 रिडक्शन वैल्यूज लिखनी है। लेकिन लिथियम मतलब मानकर चलो नेचुरली खुद को ऑक्सीडाइज करता, क्योंकि इसका अगर खुद को रिड्यूस करने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि सबसे लीस्ट इसके पास रिडक्शन पोटेंशियल है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता इसके पास सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस हट जाएगा फिर, और फिर ये सबसे बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब यह हो गया कि लिथियम पहली बात खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहता और सबसे कम पोटेंशियल है, तो मतलब ये बिल्कुल भी अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, रिड्यूस होने की क्षमता बहुत कम है। तो फिर ये खुद को क्या करना चाहेगा, फिर ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो ये चाहता है फिर खुद को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते, हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब ये खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहता, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो लिथियम खुद को अच्छा ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अब एक चीज बताओ, जो खुद को सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है तो वो दूसरे को तो रिड्यूस कर सकता है फिर, क्योंकि खुद को नहीं कर रहा वो रिड्यूस, खुद को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो एक खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला दूसरे किसी मेटल को तो रिड्यूस कर सकता है, और जितना खुद को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा उतना अच्छे से दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो लिथियम में कह सकता हूं कि यह दुनिया का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन हैव। क्यों, क्योंकि ये खुद को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहता है, क्योंकि ये खुद को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहता है, इस वजह से सामने वाले को बहुत अच्छे से रिड्यूस करना चाहता है, और जो सामने वाले को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए कहते हैं लिथियम जो होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चली हैं, और ये जो वैल्यूज इनकी आ रही है ये मैं मन से नहीं बना रहा हूं। इन सभी इलेक्ट्रोड्स को एक एक करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया था, एक एक करके सारे इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया था, और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग्स आई वो सारी रीडिंग्स उन मेटल्स की मान ली गई, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज मान ली गई, क्योंकि शी का कंट्रीब्यूशन तो जीरो होगा। क्लियर हो गया। और इसी डेटा से यह पता चला कि लिथियम जो है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यह बात इससे पता चल गई। अब आगे अगर हम नीचे जाते जाएं तो हमें मिलेगा गोल्ड। हालांकि गोल्ड से भी नीचे एक और होता है फ्लोरीन, उसका और पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग में वो पोटेंशियल आता है, 2.94 समथिंग, वो मैं बात करूंगा उस फ्लोरीन की भी। लेकिन गोल्ड जो है वो अभी फिलहाल हमारे लिए सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल रखता है। कितना, प्लस ऑफ 1.50, दिस इज पॉजिटिव ऑफ 1.50। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये खुद को नेचुरली जब शी के साथ कनेक्ट करके देखा था तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा था, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है इसकी पॉजिटिव 1.50 ये शी से कनेक्ट करने पर आई है। तो मतलब नेचुरली ये शी के साथ अपने आप को रिड्यूस कर रहा था, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, प्लस 1.50, अच्छी वैल्यू है ये। और फिलहाल के लिए जितने हमारे सामने डेटा है उसमें सबसे अधिक वैल्यू है ये। मतलब इस गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छे से खुद को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और अगर ये खुद को रिड्यूस कर सकता है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और जो सामने वाले को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो गोल्ड को आप मान सकते हो इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि इसके नीचे फ्लोरीन आता है, वो फ्लोरीन अभी हमने ऐड नहीं किया, वो आपको मेन उसमें दिखाऊंगा मैं दूसरी वाली सीरीज में। वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो दुनिया का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फ्लोरीन होता भी है दुनिया का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हुआ। क्लियर हो गया। तो ये सीरीज से हमें यह डेटा पता चलता है कि कौन सी चीज खुद को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकती है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकती है, और खुद को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकती है या फिर दूसरे को रिड्यूस कर सकती है। यह डेटा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है। यह हो गई एक बात। दूसरी बात, जो मेटल ऊपर की तरफ है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब जाहिर सी बात है वो अच्छे से रिड्यूस नहीं होना चाहते, मतलब जाहिर सी बात है वो अच्छे से खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते, और ऑक्सीडाइज करना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो चाहते हैं खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू नीचे वाले एलिमेंट्स के मुकाबले, क्योंकि नीचे जाते जाओगे तो ये ऑक्सीडाइज होने की क्षमता घटती जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, रिड्यूस होने की क्षमता बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एज कंपेयर टू नीचे वाले एलिमेंट्स। ऊपर वाले अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एज कंपेयर टू नीचे वाले। और ये एलिमेंट्स आम एलिमेंट्स नहीं है, ये सब मेटल हैं, और मेटल की पहचान तो इलेक्ट्रॉन निकालने से ही होती है। जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो अच्छा मेटल, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन ना निकाले वो अच्छा मेटल नहीं। मतलब रिएक्टिव मेटल जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल दे और जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले वो लेस रिएक्टिव मेटल। इसका मतलब जो ऊपर की साइड मेटल्स लिखे हैं, जो ऊपर की तरफ मेटल्स हैं, वो नीचे वाले मेटल्स के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव हैं। सो ऊपर के जो मेटल्स होंगे वो हमेशा नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लूज करने के क्षमता के आधार पे, क्योंकि ऊपर वालों का ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले को रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऊपर की तरफ कम है। और जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूस होने की क्षमता बढ़ रही है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता घट रही होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में कहा जाता है कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल्स, और इसलिए ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? और यह बात यहां पर भी लिखी हुई है, मेटल ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीजिंग। मेटल के ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेटल के किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की, खुद को नहीं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की। खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऊपर से नीचे कम हो रहा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और यहां देखो, मेटल रिड्यूसिंग एक्टिविटी इंक्रीजेस, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो दूसरे को रिड्यूस करने की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जाओगे तो खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए यह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों क्या होती है, काफी चीजों का आपको जवाब देती है। ये वो कुछ चीजें जिनका मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप ये चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो। हालांकि इसमें जो सबसे नीचे होगा वो अभी भी बता देता हूं, वो फ्लोरीन होगा, जिसका जो वोल्टेज होता है ई नॉट रिडक्शन वैल्यू वो प्लस में 2.94 होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सीरीज लिखी है उसके हिसाब से हमारे पास ये डेटा है। और भी कई एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, मैं सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा। आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग अगली एप्लीकेशन को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं बच्चों अगली एप्लीकेशन पे। मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन को समझते हैं। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल more easily is the substance reduced and stronger will be the oxidizing agent। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे नीचे वालों का बहुत ज्यादा था, मतलब उनको खुद का रिड्यूस करने की क्षमता जो है, जो खुद का रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो वो खुद को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसलिए वो लोग अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और क्या बोल सकते हो आप, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे ऊपर वाले मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, मोर इजीली इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, मतलब ऊपर वाले मेटल ज्यादा अच्छे से खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि खुद के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस करने की क्षमता कम है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर वो दूसरे को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, खुद नहीं होंगे लेकिन दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ऊपर वाले मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं और नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? इसका एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं अगली एप्लीकेशन पे, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है तो आपके पास बहुत सारे मेटल्स के वोल्टेज थे, जैसे लिथियम का वोल्टेज था आपके पास कितना, जैसे आपका लिथियम का वोल्टेज था -3.03 वोल्ट, ठीक है। नीचे कहीं आपके पास जिंक का था -0.76 वोल्ट,
नीचे कहीं कॉपर का था प्लस 0.34 वोल्ट। अब आप क्या कर सकते हो, और भी कई मेटल्स होंगे, मेरे को तो अभी जो पता थे वैल्यूज के हिसाब से वो मैंने लिख दिए, वैल्यूज कभी हम लोग वैसे भी याद नहीं रखते, लेकिन ये कुछ मेटल्स आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के साथ हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हैं। अगर अब आपको एक ऐसा सेल बनाना है जिसमें आपको कोई डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए, मतलब आपकी इच्छा का कोई वोल्टेज चाहिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हमें वो वोल्टेज मिल जाएगा। क्यों, मेरी बात को समझना, क्योंकि सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में ही देखा है। जो सेल पोटेंशियल किस वैल्यू से बनता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इस वैल्यू से ही बनता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यह सेल पोटेंशियल बनता है। अब कैथोड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एनोड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब जो ऑक्सीडाइज करेगा। कौन मेटल्स हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऊपर वाले कि नीचे वाले? खुद को कौन अच्छे से ऑक्सीडाइज करते हैं, ऊपर वाले मेटल्स कि नीचे वाले मेटल्स? ऊपर वाले मेटल्स, क्योंकि ऊपर वाले मेटल्स का रिडक्शन होने की क्षमता कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम था, याद करो जो सीरीज मैंने बनाई थी। मतलब ऊपर वाले मेटल्स खुद को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन खुद को फिर ऑक्सीडाइज तो कर सकते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो वो बनेंगे एनोड। कौन से? ऊपर वाले मेटल्स। और नीचे वाले जो मेटल्स हो गए वो बन जाएंगे क्या? कैथोड। क्यों? क्योंकि नीचे वाले मेटल्स खुद को क्या करना चाहेंगे, नीचे वाले मेटल्स खुद को रिड्यूस करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिथियम और जिंक का एक कॉम्बिनेशन का सेल बनाऊं, तो लिथियम को बनाना पड़ेगा क्या? लिथियम, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज अच्छा कर सकता है, तो यह बनेगा एनोड, और जिंक बनेगा क्या? कैथोड। बोलो सेल पोटेंशियल कितना होगा? द सेल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी बोलो। एनोड का पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, तो -0.76 माइनस ऑफ -3.03। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो -0.76 माइनस माइनस प्लस 3.03 वोल्टेज, तो 2 समथिंग आपका वोल्टेज आ जाएगा। 3.03 में से माइनस करोगे तो आपको 2.27 के आसपास का वोल्टेज मिल जाएगा। तो दिस विल बी समवेयर अराउंड प्लस ऑफ 2.27 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो दिस इज प्लस ऑफ 2.27 वोल्ट। वैसे ही अगर मैं क्या करता, वैसे ही अगर मैं जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन ले लेता, तो जिंक और कॉपर में जिंक अब बनता मेरा एनोड, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कॉपर के मुकाबले, तो जिंक बनेगा मेरा कौन? एनोड, और कॉपर बनेगा मेरा कौन? कैथोड। कॉपर विल बी कैथोड। तो अब बताओ इसमें क्या सेल पोटेंशियल आएगा? इसमें सेल पोटेंशियल ई नॉट विल बी ई नॉट कैथोड। कैथोड का पोटेंशियल कितना है? 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1.1 वोल्ट, जो कि डेनियल सेल का वोल्टेज होता है। क्लियर हो गया? तो आपको कोई भी मनचाहा वोल्टेज चाहिए तो आपके सामने सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स लिख रखे हैं, आप कोई से भी दो अपनी पसंद के इलेक्ट्रोड ले लो, उनको आपस में कपल कर दो, यानी कि एक को बना दो एनोड, एक को बना दो कैथोड, और मनचाहा वोल्टेज उस सेल का बना लो। जैसे कि डेनियल सेल में आया 1.1 वोल्ट, जैसे कि लिथियम और जिंक में आया 2.27 वोल्ट। और जितना ज्यादा आपको वोल्टेज चाहिए उतना ऊपर की तरफ का मेटल और उतना नीचे की तरफ के मेटल का इस्तेमाल करना, अगर ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले बहुत कम रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं और नीचे वाले बहुत ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आपको ज्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल चाहिए तो आप बहुत ऊपर वाले का एक मेटल लेना और एक बहुत नीचे वाला मेटल लेना। बट याद रखना, ऊपर वाला मेटल बनेगा एनोड और नीचे वाला मेटल बनेगा कैथोड, क्योंकि ऊपर वाला है ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला है कम रिएक्टिव। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो सेल है फाइनली, उस सेल में आपको जो मनचाहा वोल्टेज है वो मिल सकता है अगर आप कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन उस हिसाब से बना लो। लेकिन कॉम्बिनेशन बनाते हुए यह ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले मेटल्स होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एनोड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि वो उनका ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि उनके रिड्यूस होने की क्षमता कम है। और जो नीचे वाले मेटल्स होंगे वो बनेंगे आपके कैथोड। क्यों कैथोड बनेंगे?
क्योंकि उनके अपने आप को रिडक्शन करने की क्षमता ज्यादा है और ऑक्सीडाइज करने की क्षमता कम है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इन केसेस में। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं वोल्टेज को लेकर। अब हम आगे एक और बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन भी प्रेडिक्ट करवा सकता है हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कराने का मतलब क्या है? अगर मानकर चलो आपको एक रिएक्शन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब Zn प्लस CuSO4 गिव Cu प्लस ZnSO4, तो ये पॉसिबल है क्या? मतलब क्या इस रिएक्शन में जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है? बिल्कुल हां, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को अलग निकाल रहा है और जिंक कॉपर की जगह लग रहा है जिंक सल्फेट में। तो वो ये पूछ रहे हैं क्या ये रिएक्शन होगी, मतलब क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी? तो इसके लिए वैसे तो हमें पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये रिएक्टिविटी कब पता चली? जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चला। तो पहले आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, वो डेटा हमको दिया गया है। जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल दे रखा है -0.76, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है वो -0.76, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34। अब आप इसमें देखोगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक से, मतलब कॉपर का रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक के रिड्यूस होने की क्षमता से। इसका मतलब कॉपर चाहता है रिड्यूस होना और जिंक उतनी इच्छा से नहीं चाहता, मतलब जिंक फिर चाहता है ऑक्सीडाइज होना। मतलब इस वैल्यू से हमें यह पता चला है कि जिंक की चाहत है ऑक्सीडाइज होने की और कॉपर की चाहत है रिड्यूस होने की। अब हमें यह देखना है कि क्या इस रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस हो रहा है? यस, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और क्या जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस, जिंक भी ऑक्सीडाइज हो रहा है ZnSO4 में। तो इसका मतलब यह रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है और इसलिए कहते हैं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। So, thus zinc has a greater tendency towards oxidation and in this process copper plus 2 ions get reduced to copper metal. तो जिंक की टेंडेंसी है खुद को ऑक्सीडाइज करने की और कॉपर की टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस होने की, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100% प्रोसीड होगी। हां, अगर रिएक्शन उल्टी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं Cu प्लस ZnSO4 गिव्स Zn प्लस CuSO4, क्या यह पॉसिबल था? अब क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है? तो अब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो इससे आपको यह पता चलता है, इससे आपको यह प्रिडिक्शन मिलती है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड में करेगी कि नहीं करेगी या बैकवर्ड में करेगी कि नहीं करेगी, यह प्रोसीड करेगी। ये डायरेक्शन आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से। तो ये जो डेटा था यह सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको मिलता है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, डेटा आपको याद नहीं रखना। रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन में डेटा लिखा हुआ आएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का कहीं यूज करना है तो आपको कोई भी डेटा याद नहीं रखना सिवाय शी के, और शी का डेटा याद रखना बहुत आसान है क्योंकि वो तो 0.00 वोल्टेज है, तो इसमें शी जो है वो 0.00 वोल्टेज है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम एक और बात कर लेते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बात और करते हैं हम। अब इसमें हाइड्रोजन जो था वो भी लिखा था, अगर आपने सेल पे ध्यान दिया हो तो यहां पर हाइड्रोजन लिखा था। इससे एक चीज और पता चलती है, यहां हाइड्रोजन लिखा था तो इससे एक चीज और पता चलती है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है दे ऑल आर रिएक्टिव मेटल्स, दैट मींस दे आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो ऑल दीज मेटल्स are more reactive than hydrogen. So all these metals are more reactive than hydrogen. तो ये लोग हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये बात क्लियर हो गई। ये लोग हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। और जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो ये जो नीचे मेटल्स है ये तीन मेटल्स जो हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कौन से? ये तीन मेटल्स जो हैं ये हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर बैठा हुआ है। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो अच्छे रिएक्टिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, नीचे वाले नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। अब इससे पता क्या चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं
उनका डेटा हमें मिल जाएगा। मतलब अगर हम बात करें कि ये मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं, अगर इनकी रिएक्शन आप एसिड से कराओ, मतलब जैसे लिथियम की कराओ, सोडियम की कराओ, किसी भी मिनरल एसिड से, क्योंकि मिनरल एसिड में कौन होगा, हाइड्रोजन ही होगा, तो क्योंकि ये मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और बन जाएंगे सॉल्ट, लिथियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सॉल्ट बन जाएंगे। और सॉल्ट बनने के बाद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस रिलीज कर देंगे, सो दे ऑल विल रिलीज H2 गैस। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये सारे मेटल्स किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, तो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर जो मेटल्स नीचे लिखे हुए हैं, ये मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, और जब इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है तो ये लोग किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, यानी कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता बहुत कम है और हाइड्रोजन से कम ऑक्सीडाइज कर पाते हैं खुद को। इसीलिए ये मेटल्स जो हैं कभी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिनरल एसिड में मौजूद हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते जो हाइड्रोजन से नीचे, लेकिन जो ऊपर है वो कर सकते हैं मिनरल एसिड से। तो आपको यह भी पता चलता है कि कौन से मेटल्स मिनरल एसिड से रिएक्ट कर सकते और कौन से नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? और आपको यह पता चल ही रहा है कि आप कौन सी वोल्टेज की बैटरी बनाना चाहते हो। जितनी भी बैटरी बनाने वाली कंपनीज हैं, जितनी भी, आप पैनासोनिक की बात करो, निप्पो की बात करो, ड्यूरासेल की बात करो, एमेरॉन की बात करो, आप कोई सी भी बैटरीज की बात करो, अगर आपको एक डिजायर्ड वोल्टेज देखना है तो आप उनमें 2 इलेक्ट्रोड का यूज कर लो। दोनों इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हो और दोनों इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके आप एक डिजायर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसी वजह से जितनी भी बैटरी बनाने वाली कंपनीज है, उनको ये सीरीज, उनके इंजीनियर्स को ये सीरीज बहुत मुंह जबानी याद रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कौन सा इलेक्ट्रोड वो लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड, जिससे एक पर्टिकुलर वोल्टेज उनको मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका वोल्टेज आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक चीज की और बात करते हैं जिसमें मैं मैक्सिमम सेल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करता हूं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी कैटेगरी में एक चीज और है, जो स्लाइडर इमेज है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप देखोगे फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन 2.87। मैं बात कर रहा था ना फ्लोरीन की, कि फ्लोरीन होता है, वैसे वो लिखा नहीं था उसमें, लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं। ये जो फ्लोरीन है, दिस इज हैविंग अ वोल्टेज, सबसे ज्यादा ई नॉट रिडक्शन वैल्यू जिसकी वो 2.87 है, और ये ऑर्डर अपोजिट है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा था बहुत ज्यादा। इसमें अपोजिट ऑर्डर है, मतलब इसमें हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट रिडक्शन लिखा है। फर्क नहीं पड़ता आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाओ, लेकिन ये वाली स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं फ्लोरीन का डेटा देख रहा हूं जो प्लस 2.87 वोल्ट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसको खुद को रिड्यूस करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे मेरा ज्यादा है, तो मेरा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऐसी फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करना चाहता है, और जो खुद को रिड्यूस करना चाहता है, बहुत अच्छे से चाहता है वो भी, तो ये सामने वाले को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करना भी चाहता है, क्योंकि जो खुद को रिड्यूस करेगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए जो फ्लोरीन होता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी के साथ दूसरी चीज कि मैक्सिमम वोल्टेज हमें जो चाहिए वो हम कितना बना सकते हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मैक्सिमम सेल पोटेंशियल चाहिए, यानी कि ई नॉट सेल चाहिए, तो आपको सबसे ऊपर का मेटल और सबसे नीचे वाले मेटल का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे ऊपर वाले एटम की वैल्यू और सबसे नीचे वाले एटम की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें आपको मैक्सिमम सेल पोटेंशियल मिलेगा। क्योंकि सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही फॉर्मूला होता है। तो आप लिख लो ई नॉट सेल। मैं एक काम करता हूं, मैं बना लेता हूं किसका? फ्लोरीन का, F2 का एंड लिथियम का, क्योंकि ये ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा लिखे हुए। सबसे ऊपर आपका
लिथियम है। वैसे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देखें, लेकिन यहां डिक्रीजिंग पे देख रहे हैं तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है और सबसे नीचे आपका लिथियम है। लेकिन मेरे को बताओ कौन ऑक्सीडाइज करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। याद रखना, ऊपर स्टार बनाकर लिख लो ये बात। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो, उसको खुद को रिड्यूस करने की क्षमता कम है, मतलब खुद को फिर ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ज्यादा है। आप ऐसा लिख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका खुद को रिड्यूस करने की ही क्षमता ज्यादा है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता कम है। क्लियर हो गया? जो भी पोटेंशियल वाली बातें होती है ना, वो उनके खुद के लिए होती है। जैसे मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मेरा खुद को रिड्यूस करने की क्षमता ज्यादा है। मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब मेरा रिड्यूस खुद को करने की क्षमता कम है। और अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो मतलब मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आप F2 और लिथियम में देख सकते हो, तो लिथियम आपका एनोड बनेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि उसका रिडक्शन कम है। तो आप देख लो, E0 सेल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ लिथियम, दैट विल बिकम एनोड, एंड पोटेंशियम ऑफ फ्लोरीन जो कि कैथोड होगा, तो इट विल बी E0 फ्लोरीन माइनस E0 लिथियम। सो E0 सेल कितना आ जाएगा? सेल पोटेंशियल यानी कि EMF। फ्लोरीन कितना है? 2.87, सो दिस विल बिकम 2.87 माइनस ऑफ माइनस 3.05, माइनस 3.05। सो E0 सेल विल कम आउट टू बी 2.87 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2.87 प्लस 3.05 वोल्ट। सो दिस विल बिकम 5.92 वोल्ट। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो एक सेल आपको ऑफर कर सकता है। कितना? 5.92 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है जो कोई सेल आपको ऑफर कर सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज है। क्यों ये मैक्सिमम वोल्टेज है? क्योंकि ये सबसे नीचे वाले या सबसे ऊपर वाले मतलब सबसे नीचे वाले और सबसे ऊपर वाले दो मेटल इलेक्ट्रोड्स को लेकर हमने कॉम्बिनेशन करके एक सेल बनाया जो कि 5.92 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब आप बोलोगे सर ये तो वैसे बहुत कम माना जाएगा, मतलब जितने मेटल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन जब हम यूज करने की बात करेंगे इसको तो ये वो पोटेंशियल तो हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो सब कम से कम 220 वोल्ट पे चलते हैं। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत कूलर हो गया, सारी चीजें जो चलती हैं वो आपकी 220 वोल्ट पे मिनिमम चलती हैं। तो सर 220 वोल्ट के लिए तो ये बहुत कम है। तो भाई साहब हमने कब कहा कि आपको उसको सिर्फ एक सेल से चलाना है? आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से चलाना है, मतलब ऐसे कई सेल आपको लगाने पड़ेंगे तब जाकर आप वहां 220 वोल्ट तक पहुंचोगे। कई सेल आपको लगाने पड़ेंगे जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोला जाता है, यानी कि बैटरी बोला जाता है। इसलिए कहते हैं आपको बहुत सारे सेल लगाने पड़ते हैं और जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो बैटरी कहलाने लगता है। इसलिए आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है। तो कई बार इन्वर्टर में आपने देखा होगा, इन्वर्टर में जब पावर कट हो जाता है तो पावर कट होने के दौरान आपने देखा होगा कि बैटरी लगी रहती है इन्वर्टर में, जो आपके घरों के जो एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको ऑपरेट करती रहती है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये जो वोल्टेज होता है ये एक सेल का होता है, लेकिन ऐसे कई सेल आ जाएंगे तो ये वोल्टेज मल्टीप्लाई होता जाएगा और अल्टीमेटली उतना वोल्टेज आ जाएगा जितना हमारे हाउस होल्ड या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर पूरा लेक्चर, जिसमें हमने बहुत डिटेल में सारी बातें को समझाया और सारी बातों को देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम क्या क्या चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नॉट दी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सारा डेटा हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको आना है magnetbrains.com पर, जहां क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव वीडियोस बने हुए हैं और वहीं पर इनके डाउनलोड लिंक दे रखा है जिनके थ्रू आप इनसे जुड़े हुए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।